उनके दिमाग में रहने वाली है for years to come. This is the effort जो relevant कर रहा है with class लगेगी. As we go into the exam season, not just the 10th and the 12th boards. पहले तो सिर्फ boards का pressure होता था, अब तो हर exam का pressure हो गया है. I think after like the minute you enter into middle school, 7वीं 8वीं 9वीं आप तो हर class में pressure दे रहे हो. But before we start this session, there's a reason we've got the clinical psychologist, because there is no handbook to parenting also. Nobody is an expert, but also parents से अच्छा सलाहकार बच्चे के लिए कोई नहीं होता. ये भी हमें पता है कि पेरेंट्स से ज़्यादा हित का बच्चे के लिए कोई नहीं सोच सकता. We all understand that. We all know that, right? But कई बार कुछ सोच जो होती है वो शायद हेल्दी होती है, कुछ सोच अनहेल्दी होती है. सही गलत कोई भी नहीं होता. सब अपने बच्चे को अपने प्यार से अपने तरीके से बड़ा करते हैं. What they think is right उसके फ्यूचर के लिए वो कोशिश करते हैं करने की. बट उसी कोशिश को या उसी बात को या उसी चीज़ को हम क्या दूसरे तरीके से कर सकते हैं जिससे मेंटल हेल्थ पर स्ट्रेस ना बढ़े और आपकी और पेरेंट्स के बच्चों के बीच की जो कम्युनिकेशन चैनल है वो भी खुला रहे. बिकॉज क्या होता है ना, अच्छा करने के चक्कर में हमने बहुत सुना होगा यहाँ आपस में, अपने घर में बड़े लोगों से भी सुना होगा, सत्यानाश कर दिया. करने अच्छा चले थे, इंटेंशन अच्छा था, सब कुछ ठीक था, बट समहाउ नतीजा नहीं निकला. सब कुछ went for a toss, या और रेडियो वाली भाषा में बोल तो रायता फैल गया, you know. And then after that, because हम पेरेंट्स होते हैं तो बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे रायता फैल गया. सो कहीं ना कहीं वो मेंटल हेल्थ हमारी भी है, सिर्फ बच्चों की नहीं है. वो एज एडल्ट्स द वे वी कम्युनिकेट टू द चिल्ड्रन समटाइम्स माइट नॉट बी द राइट. शायद वो तरीका सही नहीं होगा क्योंकि हमने बचपन से वही एक तरीका देखा है. तो ज़रूरी नहीं है कि हम वही तरीका जो अपना रहे हैं हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम तो ऐसा निकला है तभी हम इतना कर लिया, तो अब तुमको इतना करा देंगे तो तुमको भी वही तरीका अपना के कराएंगे जो हमारे साथ अपनाया गया है. आई थिंक वो कोशिश है हमारी. ये क्लास लगेगी क्योंकि ये क्लास पेरेंट्स की लगने वाली है. तो लिटरली क्लास है, वो वाली क्लास नहीं है जो स्लैंग में बोलते हैं हम कि क्लास लगेगी. नहीं, आप पेरेंट्स हैं, आपसे बेहतर क्लास कोई और लगाना जानता ही नहीं है. क्यों? ऑल द स्टूडेंट्स ताली मत लगा दो अपने बच्चों अपने पेरेंट्स के लिए. इससे ज़्यादा अच्छी क्लास कोई नहीं लगाता ना. द चिल्ड्रन नीड टू क्लैप फॉर देयर पेरेंट्स. जिसके मम्मी पापा सबसे अच्छी क्लास लगाते हैं सबसे जोर से ताली मारो. Alright, so before we invite the man over here, the clinical psychologist. Have an ad break. You know what? Oh. I was like you have it on radio because we want to invite Rakesh ji to come again for celebratory. Before we start, we'll do that. हम शुरू करने से पहले definitely ये करेंगे. Just before I hand the mic over to ma'am here and she opens the session. ये सेशन बहुत ही इंटरैक्टिव होगा. कुछ पॉइंट्स ये प्रेजेंट करेंगे जो आप देखेंगे, आप जानेंगे, आप सुनेंगे, एंड देन वी विल ओपन द फोरम टू क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड देन शी विल टेक इट फ्रॉम देयर. कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कहीं अटैक हो रहा है, फील फ्री टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. बट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जब आप सवाल पूछें तो मेक श्योर कि एक डेकोरम मेंटेन हो. दैट्स ऑल वी आर सेइंग, यू नो. इंटरेक्शन का चैनल ओपन रहना चाहिए, हमारे बीच में खराब नहीं आना चाहिए. बिकॉज टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी इमोशनल है, राइट. हम सबके इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं उससे क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है उससे, तो जाहिर सी बात है. एंड तो वी डू दैट. आई थिंक 119 ईयर हो गए सर रोटरी को. सो इतनी मेहनत कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं करता है जितना एक इंसान जो भी किसी ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ता है जिसको अंदर से फीलिंग आती है वो कर डालता है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट राकेश जी स्टैंड्स हियर एंड एपिटोमाइजेस. सो लेट्स गेट into Great joy and unity. Honors are to be done by Rakesh ji and Swati both. Yes. And we like to be higher. We would also like to celebrate Ruthie's 119th birthday. The spirit of togetherness in a smart and special occasion with a ceremonial cake cutting symbolizing the sweet success of our collective efforts. Proud interactor.
थैंक यू सो मच टेक इट अवे। हम लोग यही चाहते हैं कि वो जो स्ट्रेस है वो दूर करने का एक जरिया रेडियो होता है। वो रेडियो आपके घरों से और गाड़ियों से उठकर आज यहाँ आया है, तो जहाँ पे भी लगेगा वहाँ पर मैं आ जाऊँगी। लगेगा थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो रहा है, I'll come in and diffuse the situation. Though I believe you guys are very well equipped to do that. Thank you so much, ma'am. Take it away from here. Thank you. हेलो, आवाज़ आ रही है? I'm sorry, हम लोग बहुत लेट हैं, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। कौन है जो मेरी क्लास लगाना चाहता है यहाँ पे पहले, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा फ्री हो जाएगा अंदर से? Anyone? But I'm really sorry, आप लोगों का जो टाइम आपने वेट करा है, मैं मेक श्योर करूँगी कि वो टाइम वसूला जाए और आप लोगों को वर्थ इट लगे कि ठीक है हमने वेट करा बट हम अच्छा सा कुछ समझ के गए या समझा के गए की पेरेंट्स को। ओके, सो मैं हिंदी माध्यम यूज़ करूँगी बात करने का। कोई है जिसको इंग्लिश नहीं चाहिए? नहीं, ठीक। बच्चे भी हिंदी में ही बात करूँगी, थोड़ा सा स्लैंग यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी कर दूँगी आपके लिए, ठीक। कुछ भी इशू लगता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, प्लीज़ ऑन द स्पॉट आप हाथ रेज कीजिएगा, आई चेंज माय वे, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। क्लास लगेगी। ये सेशन पर्टिकुलरली पेरेंट्स के लिए है, आपस में पीयर्स के लिए है। मैं एज अ पेरेंट शायद सब कुछ कर रहा हूँ जो मैं बता रही हूँ आपको, बट हम एज अ पेरेंट आपस में को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं टू अदर पेरेंट्स, है ना, एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। सिमिलरली बच्चे भी हो सकता है वो बच्चे खुद बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पंक्चुअल हैं, टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, बट वो अपने पीयर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस या ड्यूरिंग एग्जाम्स टाइम, राइट। सो ये सेशन मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, हम सबके लिए मिलकर कॉर्पोरेशन बेसिकली हमें थोड़ा सा डेवलप करना है। स्लाइड चेंज। सो शुरू करते मैं चाहती हूँ कि आप सब कंफर्टेबली अपनी सीट से खड़े हो जाएं। बहुत देर से बैठे हुए हम लोग, तो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं क्योंकि स्ट्रेस पे काम करने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने हाथों को लूज आउट कर दीजिए, ओपन, बिल्कुल ओपन पोस्चर के साथ, ठीक। बॉडी को लूज आउट मतलब हल्का सा, ठीक। एंड नेक मूवमेंट राइट लेफ्ट करेंगे, शोल्डर्स को रोल करेंगे पीछे आगे, हाथों को आगे लेंगे, रोटेट करेंगे दोनों हाथों को, ठीक। मैं कुछ साउंड्स निकालूंगी तो हम लोग वो करेंगे। आ ऊ ई आओ ई। करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके अंदर का जो इन केस में फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकल जाए क्योंकि बहुत लेट हो गए। उसके बाद हम लोग चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। आप लोग अपने हाथों को ऐसे करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ही रखिए अच्छे से क्योंकि बहुत देर से बैठे हुए हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग ब्रीद इन करेंगे। लेट्स ब्रीद इन, सांस अंदर,
ऑफ स्ट्रेस लेवल होता है। वहाँ पे बच्चों को पता होता है कि हमारे पास इतना टाइम है, इतना सिलेबस है और अब हमें इस तरीके से अपना पूरा प्लान करना है और सिलेबस कंप्लीट करना है। यहाँ पे बच्चे अपनी सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से काम करते हैं, खाने का ध्यान रखेंगे, सोने का, और अच्छा प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं, विच इज़ गुड स्ट्रेस। नंबर थर्ड इज येलो स्ट्रेस, जहाँ पे एग्जॉशन होना शुरू हो जाता है। देखा जाए एग्जाम्स जैसे ही हम स्कूल में एंटर करते हैं तभी से शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 10th बोर्ड हो चाहे 12th बोर्ड हो, उससे पहले से ही मैं तो एग्जाम्स देती आ रही हूँ। तो एज अ स्टूडेंट मैं 12 साल 13 साल में हर बार स्ट्रेस फील करती हूँ, अलग अलग समय में, अलग अलग पॉइंट्स में। ठीक, तो कई बार कुछ बच्चों का 12th में आते आते, 10th में आते आते, 9th में भी ब्रेक डाउन हो जाता है कि बस बहुत हो गया, कितना पढ़े, बचपन से पढ़ रहे हैं, सिलेबस है, बढ़ता जा रहा है। कुछ बच्चे जब हैंडल नहीं कर पाते तो वो एग्जॉशन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा हैवी, कि बहुत मुश्किल लग रहा है, पढ़ाई बहुत मुश्किल लग रही है। ठीक, वही बच्चे आगे बढ़ के पिंक जोन में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंशियस, बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल जोन में, जहाँ पे वो क्वेश्चन पेपर को देख के ब्लैंक आउट हो जाते हैं। पूरा रात पढ़ाई कर रहा होता है मगर क्वेश्चन पेपर को देख के, फर्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को देख के भूल जाते हैं, आंसर लिखते लिखते भूल जाते हैं कि आगे क्या था। ठीक, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है हाथों में, थोड़ा सा डर लगने लगता है और हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी इतनी पढ़ाई मैंने करी बट फिर भी मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरीके से बच्चा एक लूप में फंसने लग जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर तनाव आता है। ये सेम चीज़ पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है कि हमारे बच्चे को हम इतने समय से पीछे पड़े हुए हैं पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैवी फील करने लग जाता है इमोशनली कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बट बच्चा हमारा नहीं पढ़ पा रहा है या नहीं सुन रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब भी स्ट्रेस होता है एज अ पेरेंट, खुद में भी या फिर हमारे बच्चों में, तो आप ये कुछ लक्षण देख सकते हैं। पहला लक्षण है, सर से शुरू होता है हेडेक, बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है बच्चों के। भूख में बदलाव आ जाता है, या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे या कम खाएंगे या ध्यान नहीं देंगे खाने का। नंबर थर्ड, प्यास, पानी की खुराक कम हो जाएगी या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, हमेशा हाथ पैरों में दर्द रहेगा, क्योंकि हम लोग आज भी लिखने की हैबिट यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो मेरा हैंड है वो मुझे ब्लॉकेज सा लगेगा या नम लगेगा, मतलब इसे लिखा नहीं जाएगा। ठीक, और मुझे जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम एक बॉडी पोस्चर लेके बैठते हैं, चेयर पे बैठेंगे या फ्लोर पे बैठेंगे, तो हमसे अच्छे से बैठा नहीं जाएगा। ठीक, उसके अलावा हमारी स्लीप डिस्टर्ब होगी और हमारे जो ब्रीदिंग है उसमें भी हमें फील होगा कि सांस लेने में ना भारीपन लग रहा है, दिक्कत सी हो रही है। ठीक, अब गले में हमेशा भारीपन रहेगा, बोला नहीं जाएगा, यहाँ पे ही सारी बात रह जाती है, जुबान तक नहीं आ पाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो फिजिकल बॉडी के लक्षण थे। कुछ बच्चों में फिजिकल बॉडी आप देखेंगे सब कुछ अच्छा चल रहा है बट इमोशनल अंदर फीलिंग वाइज कुछ कुछ चल रहा होता है। एज अ पेरेंट हम उनके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू ये चीज़ें पहचान सकते हैं और उनके आंखों के मूवमेंट से हम इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। ठीक, आपने एक छोटा सा काम दिया बट उसने एकदम से रिएक्ट करके बोला ये कैसे करना है या ये मुझे नहीं करना, तो आप कहोगे कि अरे इतनी सी बात पे इरिटेट क्यों हो गया, चिड़ क्यों हो गया, और छोटे भाई ने अगर कुछ कह दिया तो परेशान क्यों हो गया। या फिर जैसे ही उन्हें पता चला कि कल एग्जाम है तो एकदम से उनका एक शॉक फेज बन गया कि शिट कल एग्जाम है मैं कैसे करूँगा। तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस जो बच्चे अपने निकालते हैं बाहर फेस के द्वारा, वो पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को शायद चिंता हो रही है और यहाँ पे हमें उसकी मदद करने की ज़रूरत है, ना कि उसके साथ खुद भी स्ट्रेस हो जाने की। राइट, नेक्स्ट बिहेवियर में कुछ बच्चे इमोशनल वाइज में चीज़ें निकालते हैं, वो अपने बिहेवियर के द्वारा, मतलब अपने व्यवहार
मूवमेंट्स आप देखेंगे मैक्सिमम कि उनके हाथ बहुत मूव करते हैं। अगर वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय कभी पेन को हिलाएंगे, कभी बालों को, कभी कान को, ठीक है, कभी फेस को, तो मूवमेंट्स चलती रहेंगी बार बार। तो इसका मतलब कि कुछ चल रहा है आपसे, ठीक। कुछ बच्चे लेग मूवमेंट्स यूज करते हैं, बार बार पैरों को हिलाना, ठीक, बैठे बैठे, तो वो भी आप बहुत सटल, बहुत छोटी सी क्यू है जो आप पकड़ सकते हो। पकड़ के हमें उनकी शिकायत नहीं लगानी, बट पकड़ के हमें ये समझ लें कि हमारा बच्चा भी तनाव में या फिर उसके मन में कुछ चल रहा है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, तो अब हम इसकी मदद कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैम हमें पता नहीं चलता कि बच्चों को स्ट्रेस भी होता है या कैसे पता लगाएं, तो मैं इसलिए आपको वो बता रही हूँ। आगे बच्चों में ये साइकिल बन जाती है, उनके मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं कि एग्जाम्स बहुत मुश्किल है। जब वो किताबें देखते हैं तो वो बस उन किताबों को देखते रह जाते हैं, पन्ना ही नहीं पलटते क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। इमोशन वाइज हमें बुरा लगने लगता है कि मम्मी पापा इतना पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है बच्चों को बुरा नहीं लगता, उन्हें भी बुरा लगता है कि मेरे पेरेंट भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा उस मेहनत को। तो ये पूरा लूप चलता जाता है साइकिल का। नेक्स्ट, और इस वजह से बच्चे अंदर से थोड़ा सा क्रैक टूटने लग जाते हैं, उनकी हिम्मत टूटने लग जाती है और वो जो स्पिरिट होता है एग्जाम्स देने का वो भी डगमगाने लग जाता है। हम अपनी टेक्निकल भाषा में से कोपिंग बोलते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग एक दीवार की तरह बने होते हैं, एक एक ईंट से हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग बने होते हैं, ठीक। दो ईंटों को जोड़ने के लिए मैं बीच में सीमेंट लगाती हूँ। समय के साथ क्या होता है वो दीवार कच्ची भी पड़ती है, क्योंकि बच्चे डेली लाइफ में एक्सपोजर ले रहे हैं, सीख रहे हैं। एज अ पेरेंट भी मेरे पास जिम्मेदारियाँ हैं घर की, बिजनेस की, बच्चों की, XYZ। तो धीरे धीरे हमारी दीवारें या हमारे अंदर की जो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम खुद से रिपेयर कर लेते हैं, जैसे हम अपनी पर्सनल हॉबीज़ किसी से शेयर कर लिया, इस तरीके की चीज़ें करके खुद को रिपेयर करते हैं। बट कुछ लोग अपने साथ वो रिपेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से गैप बढ़ जाता है तनाव का, ठीक। और जब जितना गैप बढ़ेगा उतना ही आपका तनाव बढ़ता चला जाएगा। और अगर ऐसा पेरेंट मेरे अंदर तनाव है तो वो मैं डिलीवर, मतलब मैं वो भार ही निकालूंगी बच्चों पे, और अगर बच्चे में भी तनाव है तो भी वो मुझ तक पहुंचेगा। इसके वजह है मिरर न्यूरॉन्स का। साइंटिफिकली हमारे अंदर क्यों बोले जाते हैं कि हम बोलते हैं कि बच्चों से इतना मुंह मत रखिए, लगाव मत रखिए, बट पेरेंट्स कहते नहीं मां छोड़ा नहीं जाता। ये बात सच है, क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्योंकि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स हैं, उसमें ये होता है कि हम परसीव करते हैं। अगर आज मेरे सामने सर स्माइल नहीं करेंगे ना तो मैं भी स्माइल नहीं कर पाऊंगी, बट जैसे ही सर ने स्माइल करना, मैं चाहे अंदर से कुछ सैड सोच लूँगी बट मेरे फेस पे भी स्माइल आ जाएगा। वाई? क्योंकि मेरी आंखें, मेरा ब्रेन ये परसीव कर रहा है कि सामने वाला क्या एक्सप्रेस कर रहा है इमोशंस को, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एज अ पेरेंट एंड एज अ किड कि अगर आप में से कोई एक भी स्ट्रेस होगा तो दूसरा भी स्ट्रेस हो जाएगा, तो हमें दोनों को ही स्ट्रेस फ्री रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो ये कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं, मतलब कुछ सॉल्यूशंस हैं बच्चे या एज अ पेरेंट हम यूज़ करते हैं अक्सर जब हमें कोई तनाव होता है। तो कुछ मैं पॉइंटर्स पढ़ूंगी कि जब भी तनाव होता है तो हम लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, फ़ोन साइड में लेके आजकल हम बैठते हैं या फ़ोन पे ही पढ़ाई करते हैं। तो मेरे से अगर पढ़ाई नहीं हो रही, नहीं समझ आ रहा, तो मैं अपना टॉपिक छोड़ के स्क्रॉल करना शुरू कर दूँगी और वो मिनट से घंटों में बदल जाता है सफ़र, ठीक। दूसरा है कि ओवर स्लीप, नहीं पढ़ाई हो रही तो मैं सोने लग गई, और या फिर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई एग्जाम्स के समय। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि एग्जाम्स के समय हमारे बच्चे ज़्यादा सोते हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि वो अपने स्ट्रेस को डील कर रहे हैं। मतलब ये टेक्निक्स हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल इस तरीके से बोले मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं ला सकता 95% मार्क्स, तो या तो वो बिल्कुल ऐसे बोलेंगे कि मैं 95% मार्क्स लाने, या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा। बीच का नहीं कि मैं एक प्रैक्टिकल मार्क्स लाऊं या एप्रोप्रिएट मार्क्स लाऊं जो डिसेंट हो, ठीक। उसके अलावा फूड इनटेक में भी लापरवाही होगी, पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे, शादी रहेंगे, ड्रेसिंग नहीं रहेगा, क्योंकि घर पे तैयारी करनी होती है, स्कूल में हमें ब्रेक मिलता है, एग्जामिनेशन ब्रेक, तो वहाँ पे पेरेंट्स बोलते रहेंगे कि पहले खा लो, नहा लो, फिर पढ़ना, तो बच्चे हाइजीन बिल्कुल हटा देते हैं।
PPR टेक्निक, प्रैक्टिकल टेक्निक है। इसका मतलब है कि जब भी बच्चे कोई भी टॉपिक लेके बैठे, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश चैप्टर 1, तो उन्होंने चैप्टर 1 को अच्छे से S स्टैंड्स फॉर सर्वे किया, अच्छे से पढ़ा कि उसमें क्या है, क्या लिखा है, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं, कौन से स्पेलिंग्स हैं जो मुझे नहीं आते, मैंने उनको सर्कल कर लिया। तो मैंने पूरा स्कैन कर लिया उस चैप्टर को। सेकेंड इज क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने शुरू करे, ये देखने के लिए कि मुझे कितना समझ आया। सेल्फ एनालिसिस किया मैंने खुद का। नंबर थर्ड इज रीडिंग, हम पढ़ते हैं, बोल के पढ़ते हैं या मन में पढ़ते हैं, बट वी डू रीड। रीडिंग से क्या होता है, क्योंकि बचपन से ही हमें ABCD भी बोल बोल के सिखाया जाता है, तो वो सिस्टम इनबिल्ट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बच्चे को याद करनी है, अगर वो बोल के पढ़ेगा, हाई चांस है उसको रिटेन दिमाग में बैठेगा। नेक्स्ट इज रिसाइट, फिर आप रिसाइट करते हो बोल बोल के, ठीक है, गा गा के अलग अलग टोन में आप रिसाइट कर सकते हो। जैसे हम टेबल लर्न करवाते हैं 3 1 3 3 2 है ना, तो वो एक म्यूजिकल फॉर्मेट में आप बच्चे को याद कराते हो, उस तरीके से बच्चे रिसाइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिवीजन, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये सवाल मैं आई थिंक हर बार पूछ रही हूँ, कितने टाइम तक बच्चे एक इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रख सकते हैं? अगर मैंने आपको एक नई इंफॉर्मेशन दी बच्चों को, ठीक है, तो आप कितनी देर तक उसको याद करके रख सकते हो? टाइम बताइए। एनीवन? आधे घंटा बोला है। हाँ जी सर, 8 आवर्स, ओके 8 आवर्स बोला है। मैम 80% भूल जाएंगे अगर मैं 2 दिन तक के उसको याद नहीं करता या रिवाइज। ओके 2 दिन सर ने बोला, सो 24 आवर्स से भी ज़्यादा। और कुछ अप्लाई वहाँ से यहाँ से कितनी देर, टाइम बताइए मुझे। ओके, कोई एक लास्ट और आंसर आप बताओ। इट डिपेंड्स ऑन कि हम सुन के इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं या देख के कर रहे हैं। जो देखा हुआ है वो ज़्यादा देर तक रहेगा, सुना हुआ उससे थोड़ा कम देर तक रहेगा। नंबर दीजिए। नंबर सुना हुआ आई थिंक काफ़ी दिनों तक रह जाता है, एटलीस्ट 2-3 डेज तो रहेगा। सो प्रैक्टिकली हमारा दिमाग एक न्यू इंफॉर्मेशन को सिर्फ 30 सेकेंड्स तक ही याद कर सकता है। ओके, सो जो हमारी मेमोरी है, मतलब हमारी जो याददाश्त है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहली होती है इमीडिएट मेमोरी, मतलब आपको मैंने एक नंबर सुनाया और आपने उसे फटाफट से सुना, तो 30 सेकेंड्स तक आपके पास रहेगा, ठीक है, दिमाग में। अगर आप उस नंबर को 30 सेकेंड से भी ज़्यादा रिवाइज करते चले जाएंगे, तो वो 30 मिनट्स में 45 मिनट्स में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसीलिए आपकी क्लासेस भी 45 मिनट्स 30 मिनट्स की होती हैं, क्योंकि जैसे ही मैम आपको पूरी क्लास में 1-1 मिनट में नई नई इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो क्या हो रहा है कि धीरे 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 आपको वो पूरा कंटिन्यूएशन प्रैक्टिस की वजह से आपकी वो टॉपिक 30 मिनट्स के स्लॉट में जा रही है, ठीक है। उसके बाद अब आज अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, तो मुझे उसको तो एग्जाम तक याद रखना है 6 महीने तक। वो कैसे किया जाए? तो उसके लिए हमें करनी है रिवीजन। रिवीजन फिर भी क्यों करनी है? क्योंकि अगेन बाय रिसर्च हमारा दिमाग जो है वो बहुत जल्दी भूलता है, ठीक है। फॉरगेटिंग रेट हमारे दिमाग का बहुत हाई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इंफॉर्मेशन मतलब रीडिंग दिमाग में रखना वो जल्दी भूल जाएंगे, सिर्फ इसीलिए। तो इसीलिए बार बार रिवीजन करना जरूरी है। और
स्पोर्ट्स क्लासेस जाती थी. सी स्टैंड्स फॉर कि बिल्कुल डिले कर सकती हूँ मैं उसे, वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है वो काम. तो वो हो सकता है मेरा सोशल मीडिया यूसेज, क्योंकि मेरा अकाउंट हमेशा एग्जिस्ट रहेगा, वो 2 महीने के बाद भी मैं उसे ओपन करके चला सकती हूँ. या फिर कोई शॉपिंग हो गई, कोई बर्थडे पार्टीज हो गई, ट्रिप्स हो गई, इस तरीके की चीज़ें. लास्ट टेक्निक इज 24/7 सप्लाई, दैट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी. एग्जाम्स के दौरान हम लोग घबराते हैं, क्वेश्चन पेपर से बच्चा टॉपर हो या वो बच्चा बहुत मुश्किल से पास होता हो, दोनों को ही स्ट्रेस होता है, ठीक. या फिर क्वेश्चन पेपर देख के एकदम से घबराहट होती है कि वो अब क्या आया है, कैसे करना है, वो प्लानिंग शुरू हो जाती है. सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप डीप ब्रीदिंग करें एग्जाम से पहले, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले, उसको देखने से पहले, ताकि आपका दिमाग में ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ जाए और आप बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ. सो इसी के साथ मेरा खत्म होता है सेशन. अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछिए और उनको हम रिप्लाई करें. इस बात जैसे भाई आया कि स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. अभी डे बाय डे क्लासेस का स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है ना, मगर बच्चे की उस स्ट्रेस को बियर करने के लिए, पेरेंट्स की स्ट्रेस को बियर करने की कैपेसिटी कैसे? सो मैम हमें ब्रेक डाउन करना होता है. सच बात ये है कि आप लोगों का मतलब जो बच्चों का सफ़र होता है ज़िंदगी का, वो ऐसे ही शुरू होता है. हम भी बचपन में छोटे थे, आप भी, हम भी फ्री रहते थे, बट ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कमिटमेंट्स हैं. सो ये तो प्रैक्टिकल है, बट हम क्या करते हैं समय के अनुसार अपने शेड्यूल्स बनाते हैं, प्रायोरिटीज़ बनाते हैं धीरे धीरे, और पूरे टास्क को ब्रेक डाउन कर दीजिए. ये मत देखिए कि मेरा ना एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे ये देखिए कि आज इस हफ्ते में मेरे पास क्या क्या असाइनमेंट्स हैं करने के लिए, एज अ पेरेंट भी, एज अ किड भी, कि मुझे एक तो मेरे भाई का बर्थडे आ रहा है, वो भी सेलिब्रेट करना है, और मुझे मंदिर भी जाना है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे एसएसटी का यूनिट टेस्ट है उसकी तैयारी करनी है, ठीक है. तो आप हफ्ते के हिसाब से प्लानर्स बनाइए. बहुत अगर हम ऐसे सोच के चलेंगे ना कि इतना काम है, तो वो बहुत बड़ा लगेगा, हैवी लगेगा, और हमेशा लगेगा कि टाइम कम है. बट आपको वो ब्रेकअप करना पड़ेगा छोटे छोटे हिस्सों में, तब जाके आपको रिलैक्स फील होगा, और आप पे ना चेकलिस्ट है हमेशा टिक होती चली जाएगी कि हेल्थ चेकअप भी करवाना है इस हफ्ते, तो वो भी हो गया, एसएसटी की तैयारी भी होगी, बर्थडे पार्टी भी हो गई. संडे को मैं बैठी, संडे को फिर से मंडे का पूरा शेड्यूल बनाया, मंडे टू संडे इस हफ्ते मुझे क्या करना है, बच्चे को क्या करना है, वो पूरा बनाया और फिर से शुरू करना. तो उसमें क्या होता है कि हम कछुए की चाल के हिसाब से चलते हैं, ना कि खरगोश के हिसाब से. ब्रेन कैपेसिटी तो उतनी ही है ना बच्चे की. अच्छा ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि जैसे अब एक बच्चा है, आपने बोला कि बच्चा ब्रेक डाउन हो जाता है, चाइल्ड इज शोइंग दोस सिम्पटम्स. हाँ, इट इज बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी कि हर बच्चे की कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी उस बुक्स तो एक है, उसको 40 बच्चों में पढ़ना है, क्लास में 10 बच्चों की कैपेसिटी है, उसको A1 लेवल से पढ़ सकता है, बाकी 20 बच्चे इसको बैक लेवल पे चलते हैं. अब वो जो बच्चे बैक लेवल पे चल रहे हैं, उनके पेरेंट्स स्ट्रेस्ड है बिकॉज दे आर सीइंग कि बाकी 10 बच्चे तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, किताब भी वही, टीचर भी वही, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा? ओके, है ना. हाँ, तो फिर वो अपना स्ट्रेस कहाँ रिलीज कर रहे हैं? बच्चे पे, या उसको 2-3 ट्यूशंस में डाल रहे हैं, या मतलब जो भी बेस्ट पेरेंट्स कर सकते हैं. राइट. तो कैपेसिटी तो नहीं बढ़ रही ना बच्चे की, ना पेरेंट्स की बढ़ रही है, वो उतनी ही है और स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है. ओके, मुझे ये बताइए कि बच्चा पढ़ाई के अलावा और किस चीज़ों में उसकी स्ट्रेंथ है? मतलब पढ़ाई मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है. 11 to 12 आप स्कूल में आते हैं, तो आप 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके अलावा स्कूल में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती. इसका मतलब है कि होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब ये है कि हम बच्चे को एसएसटी भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, बट हम बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप्स में भी लेके जाएंगे, हम बच्चों को इंटर्नशिप भी करवाएंगे, उनको समर वेकेशन एक्टिविटीज़ भी देंगे, स्पोर्ट्स में करवाएंगे. दिस विल एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग अ लॉट. एक्चुअली में अगर एक बच्चा जो फोकसली एक दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हाँ, और बीच में इस तरह की एक्टिविटीज आ रही है, जैसे अनदर बर्डन, है ना,
सिंपल चीज़ बताइए, सर्वाइवल कैसे करेगा बच्चा? अगर 12th के बाद बच्चा कॉलेज जाता है, उसको स्ट्रेस आता है, ठीक है, तो क्या वो केमिस्ट्री की किताब देखेगा 11th की? नहीं, है ना? वो स्कूल में जो हमारी डे टू डे इंट्रैक्शंस मिलती या फिर टीचर बोलती कि से सॉरी टू हिम, मैम ने छोटी सी मुझे चीज़ समझाई कि आई हैव टू से सॉरी, तो कम्युनिकेशन, मुझे सोशल कम्युनिकेशन करना सिखाया। तो स्कूल में किताबों के अलावा जो टीचर्स सिखाते हैं या फिर जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, तो ग्रुप में कैसे काम करना है वो सब सिखाया, तो वो मुझे लाइफ में हेल्प करा इवेंचुअली। तो प्रैक्टिकल स्किल्स ज़रूरी है, इसीलिए ये जो सो कॉल्ड हम बोलते हैं ना कि स्कूल वाले ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, एजुकेशनल ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, फिर अब पता नहीं कोई कॉम्पिटिशन आ गया, वो सिर्फ मैम इसलिए है कि बच्चे पढ़ाई मतलब बुद्धि भी बढ़ाएं बट एक सोशल डेवलपमेंट भी करें, तभी वो उस बुद्धि को बाहर निकाल पाएंगे। मतलब मैं आज अपनी नॉलेज आप तक इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, नहीं तो नॉलेज आप सबके पास है, ठीक, वो पॉइंट है। आई होप मैंने आंसर कर पाई कुछ, बट आपकी पॉइंट भी वैलिड है। Because stress is unbearable. राइट, It is unbearable. I am doing meditation, I am giving medicine, I am giving best food, I am giving all the techniques. But stress is actually unbearable. Kids are crashing out. मैं खुद देख रही हूँ, मैं मतलब आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पेरेंट्स एंड किड्स वो क्रैश हो रहे हैं बच्चे। तो मैम लेट्स एक्सेप्ट दैट कि स्ट्रेस है, हमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, साइकोलॉजी पे ना मतलब मेंटल हेल्थ क्यों आ रही, फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ भी है, तो ठीक है मैं स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य अच्छा है बट मानसिक मेरा शायद नहीं हो अच्छा, तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए ना, परेशान होने की जरूरत ही नहीं आपको, हम लेंगे जिम्मेदारी आपकी, ठीक है, ओके। और Kanika, we have a student here volunteering to give the answer. थैंक यू मैम। जो आपने कंसाइज करके बताया, दिस वाज रियली नाइस बिकॉज इट शोज अ राइट अप्रोच। आपने सिम्टम्स भी बताए, व्हाट आर द सिम्टम्स, वेयर वी कैन फाइंड व्हाट इज द इशू विद द चाइल्ड। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट रिवीजन 3 hours sleep। मेरा ये क्वेश्चन था कि सिंस यू आर टॉकिंग साइंटिफिक, एज फार एज रिवीजन इज कंसर्न्ड, what children should do, what the children should do so that they know what. Sometimes क्या होता है, they will revise something more than what is required. Sometimes they won't do it. So what should be the right way of doing the revisions which can help them? That's the first part. The second question of mine is that they also need to have relaxation. I mean, they need to take a break. It's not a breakdown, it's a break. So you put a stress on yourself, then you relieve the stress. And then you again what we show me the green card. So please elaborate a little bit more. So it's good for all these students that what is the right way of handling these two things. Okay. Thank you. ओके, इसका जवाब थोड़ा सा फिर से समझा के ही दूँगी। कहने का ये मतलब है कि जब हम बच्चे को चलना सिखाते हैं तो हम स्टेप्स में सिखाते हैं, है ना? पहले वो लेटेगा, फिर घुटनों पे आएगा, फिर थोड़ा सा खड़ा होगा, सपोर्ट लेगा, फिर इंडिपेंडेंटली चलेगा, 2 कदम चलेगा, फिर सपोर्ट लेगा। सो इवेंचुअली इट्स अ प्रोसेस, एक पूरे मतलब 10-15 स्टेप्स का प्रोसेस है कि मैं ऐसे अब इसलिए चल पा रही हूँ क्योंकि मैं 10-15
आपको हर दिन का गोल मिल जाता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, और रिलैक्सिंग लगता है क्योंकि आप 6 घंटे से ज़्यादा भी नहीं पढ़ रहे, तो बच्चे एक तरीके से रिलैक्स हैं कि हाँ ओवर स्टडिंग भी नहीं हो रहा। और उसके बीच में मैंने कुछ ब्रेक्स लेने होते हैं, वो भी मैंने लिया, और हमने टाइम बाउंड भी रखा, ठीक है। बीच में हमें पता है कि बच्चा बीमार भी हो सकता है, कहीं ट्रिप पे जाना पड़ता है, तो वो हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी लेके चले कि एक हफ्ता 7 डेज बीच में से आ सकते हैं कुछ। तो वो कहते हैं मतलब बस इतना है कि आप स्मार्ट टेक्निक यूज़ कीजिए और ब्रेक डाउन करिए चीज़ों को। Just one thing inside that. When you said that you have told to make a plan, a complete plan. But let's say, for example, I'm weak in maths. Just say, for example, let's say trigonometry is something which I don't understand, or I have to revise it more because it is a new concept. So scientifically, what should be my cycle? Should I consider that I have to do every 2 days or every 3 days? I have to go back to this chapter. I mean, scientifically, if you can throw some light on it, if you know. That is what. सर आप ना ऐसे कर रहे हैं, पहले आप कह रहे हैं कि मैं प्रैक्टिकल बताओ, फिर आप कह रहे हैं साइंटिफिक बताओ। सर दोनों में क्या है? साइंटिफिकली ना मैं स्टडी करके बताऊंगी तो मैं क्या करूँ 40 मिनट्स है, अब प्रैक्टिकली 40 मिनट्स बैठना और इतने टफ टॉपिक को पढ़ने से मुश्किल हो, है ना। तो हम अप्रोच एक रखेंगे, लेट्स बी प्रैक्टिकल, है ना। समझाने के लिए हम साइंटिफिक हो गए, बट डे टू डे लाइफ में हम जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो रिवीजन ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आपने आज मान लीजिए 2 सब्जेक्ट्स पढ़े, चाहे इजी हो मुश्किल हो कुछ भी हो, नेक्स्ट डे ट्यूसडे आया, ट्यूसडे पे ना शुरुआत ही रिवीजन से करो। 2 आवर्स 1 आवर आपने रिवीजन टाइम अलॉट करा, देन न्यू चैप्टर्स। फिर वेडनेसडे आया, वेडनेसडे को आपने मंडे और ट्यूसडे का रिवीजन करा और फिर आपने न्यू चैप्टर शुरू करा। अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे ना मेरा रिवीजन टाइम भी कम हो रहा है क्योंकि मैं 3 दिन से 4 दिन से वही टॉपिक्स रिवाइज कर रही हूँ। तो बस छोटा सा रिवीजन करना है, उसके बाद न्यू टॉपिक पे आ जाना है, तो कंसोलिडेशन जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी तक टिका रहेगा, ठीक है। ओके, और मैम अगर बच्चे ओवरवेलमेड से बैठते ही बहुत सारे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, पढ़ाई के अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेस ही नहीं लेते, उसके कैसे मिलता है? सर उस टाइम पे ना बच्चों के साथ सिंपल हम क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। हमें जबरदस्ती दिखाना नहीं है ना, अगर बच्चा कह रहा है मुझे आता है, मान लिया आपको आता है, हमें रिजल्ट दे दो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर दे दो और या फिर क्वेश्चन दे दो, वो सॉल्व करेंगे, टाइम बाउंड रखो, और उसके बाद आप चेक कीजिए, मार्क्स के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता। अगर उसके अच्छे मार्क्स आ गए हम मान जाएंगे कि ठीक है। ऐसे मतलब वी कैन बी फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं है कि मतलब प्लीज ये मान के चलिए कि अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मैम कई बार क्या होता है कि बच्चे ना घर में टेस्ट कर देते हैं लेकिन ना स्कूल में नहीं करके आ पाते मैम। ओके, या तो मार्क्स में डिफरेंस है या फिर क्वेश्चन पेपर आसान है। नहीं, घर में वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देते हैं लेकिन बट क्या कहते हैं स्कूल में नहीं करके आ पाते कई बार बच्चे, पूरा नहीं करेंगे कुछ छोड़ के आ जाएंगे और घर पे आके उसी का क्वेश्चन पूछेंगे जवाब दे देंगे। ओके, तो ये प्रैक्टिस का थोड़ा सा कमी है और शायद टाइम मैनेजमेंट घर में। फिर भी मैं मान के चलूंगी कि 3 घंटे में मम्मी ने बोला ना कि 3 घंटे के साथ साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, मैं फिर भी रिलैक्स रहूंगी कि ठीक है ये मॉक टेस्टिंग घर में आराम से मतलब रिलैक्स होकर कर लेते हैं बच्चे। स्कूल में उनके ऐसे रहता है कि जैसे पता नहीं हम भूल गए हैं, हाँ, उसी का आंसर हम घर में पूछ रहे तो उसका जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में हम बच्चों को इसमें आप ध्यान ये रखिएगा कि जब घर में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भूल कितना रहे हैं, अगर भूल भी रहे हैं, क्योंकि घर में भी उसने एकदम से तो 100% स्कोर नहीं करा होगा, उसका भी बीच में कुछ भूल रहा होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है बार बार, या फिर मान लीजिए टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक। तो वो छोटी से आपको क्यूज देखते होंगे और वहीं पे हमें बस घर में बच्चे को वही प्रैक्टिस करवाते हैं कि तुम ना टाइम मैनेजमेंट करके वो करो, बार बार वो करो और शॉर्ट करते चले जाओ टाइम। क्वेश्चन ज़्यादा दो, 10 क्वेश्चन दो, बट 5 मिनट में सॉल्व करना है, तो उस तरीके से आप पैटर्न चेंज कर दो। मैम ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो उसके बाद भी आपको
मैम जो मेरा थॉट्स है और जो ऑब्जर्वेशन है उससे मुझे ये लगता है कि जो हमारा अपना प्रेशर है ना वो कहीं ना कहीं हम बच्चों पे ट्रांसफर कर देते हैं और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो जो उनके पोटेंशियल है उनके हिसाब नहीं होती। हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, बच्चों का पोटेंशियल कुछ और होता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है हमारी उसको हम कैसे बच्चों के पोटेंशियल को देखते हुए सेट कर सकते हैं, इसके लिए आप बताइए। सर ये आपने सवाल पूछा है ना, मुझे डांट पड़ेगी इस पे। पढ़ने दीजिए मैम, क्लास लगनी है। पेरेंट्स यहाँ आपकी क्लास लगेगी, मैं दोनों तरफ से डांट खाऊंगी। मैम आप ये कैसे बोल रहे हो, आप ये कैसे बोल रहे हो? मैम तो आपके सर इसमें मैं कहूँगी कि आपस में मतलब हर पेरेंट अपने, जैसे मैम ने कहा, हर पेरेंट अपने बच्चों को जानता है, उनकी कमजोरी को जानता है कि मेरा बच्चा कहाँ कमजोर है और स्ट्रेंथ क्या है, और पूरा हक है पेरेंट्स को अपने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करने का और मिलकर उनके साथ सफर में रहने का, ठीक है, और टेंशन लेने का, क्योंकि भाई मेरा बच्चा है, क्यों ना, ठीक। तो मैं कहूँगी हाँ फ्रीडम है, ये बच्चों और पेरेंट के बीच का सफर है, ये मैं नहीं जवाब मुश्किल है। नहीं मैम, आप एज ए साइकेट्रिस्ट है तो कुछ तो होगा अब आपके सर एक पास। चीज देखिए ना, मेरा बच्चा है, मैं तो चाहूंगी कि वो अच्छा करे, बिल्कुल। बट कई बार मैं भी क्रॉस कर देती हूँ लिमिट, कुछ अच्छा चाहने की लालच की वजह से, तो बच्चा सफर करता है। हाँ जी, यू हैव रिप्लाई प्लीज, वो बेटर है आप लोग आपस में समझ लें। जब हम पढ़ते थे ना तो हम ये मानते थे कि हमारे जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। कई बार आता भी था थॉट कि हमें इधर नहीं जाना है, पर लगता था ये हमारे फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, तो हम उनको फॉलो कर लेते थे। मतलब मेरा या जो मेरे भाई बहन थे या जो भी सराउंडिंग थी, मुझे लगता है हम उनको फॉलो कर लेते थे। बट आज का जो बच्चा है ना उसका अपना भी इनपुट है, वो अपने हिसाब से भी सोच रहा है बहुत सारी चीज़ों को, और बीइंग अ पेरेंट हमें उनका भी इनपुट आज की डेट में, अगर हम अपना प्रेशर पुट कर दे रहे, मैंने सोच लिया कि नहीं मेरा बच्चा तो इंजीनियरिंग होना चाहिए। मैं अपने बच्चे का एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेरा बच्चा साइंस मैथ्स मतलब अच्छा ही कर ही रहा है अभी अपने हिसाब से, लेकिन उसने मुझे 6th में बोला कि मम्मी मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है। अब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से भी डिस्कशन हुआ, बोले नहीं मुझे साइंस मैथ्स नहीं लेगा तो कैसे काम चलेगा। मुझे उनको समझाने में टाइम लगा, मैंने कहा छोड़िए अब्बा जी, वो टाइम नहीं बचा कि मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं, मैंने कहा ये टाइम नहीं बचा है कि इंजीनियरिंग और इसी का स्कोप है, उसको जो अच्छा कर रहा है उसको कर लेते। और शायद यहाँ पे उसके हिस्ट्री के टीचर्स वगैरह बैठे होंगे, उन्होंने मुझसे बोला कि आपका बच्चा 7th में अपनी हिस्ट्री जान रहा है तो उसे 10th तक पता होना चाहिए। आई हैव गिवन हिम द फ्रीडम कि ठीक है कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। पहले वाला सिनेरियो नहीं है कि सबके 4-4 8-8 बच्चे हैं तो क्या करें, लेकिन 2-2 बच्चा सबके पास है तो वो है कि कुछ ना कुछ कर लेगा। ऐसे नहीं बस हाँ वैल्यूज होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि मैं अपने बच्चे को हमेशा याद दिलाती हूँ मैंने तुम्हारे पर प्रेशर नहीं डाला, बट जो तुम कह रहे हो उसको तुम्हें करना है बच्चे, क्योंकि अगर वो भी नहीं करोगे और मैंने भी तुम्हें प्रेशर नहीं डाला तो तुम कहाँ हो गया। तो मुझे लगता है ना थोड़ा सा बीइंग अ पेरेंट हम बहुत सारे ऊपर फोर्सफुली रख देते हैं चीज़ें जो इंटरनली नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट एनीवे उनको एक्सेप्ट करनी है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, हम उनको समझ ही नहीं रहे। तो मेरा ये है कि शायद हम उनको स्ट्रेस दे रहे हैं जो वो नहीं लेना चाह रहे तब। काफी अच्छा, थैंक यू। कहने का मतलब यही है कि आप ये समझिए कि 2 इंडिविजुअल्स हैं, बच्चों को ना हम मिनी अडल्ट्स बोलते हैं। मतलब ये बोला जाता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे हम बच्चे को पहचान लेते हैं। बहुत सिंपल है, बच्चे को देखने में पेरेंट्स पता चल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब आप बच्चों को भी फ्रीडम दें और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो जो चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ करें और रिस्पॉन्सिबली उस पर एक्ट करें, मतलब उस पर काम करें। एज अ पेरेंट आपका काम सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन का होना चाहिए, जैसे टीचर्स का होता है, ठीक, कि हम बच्चे को देख रहे हैं कि वो कहाँ कैसे चल रहा है, उसका प्लान क्या है। हमने उससे बैठ के पूछा कि तुम्हारा क्या प्लान है फ्यूचर का, क्या तुम करना चाहते हो,
वो बेटर अप्रोच है हमेशा। यस एक्चुअली मेरे बच्चे लोग तो ज़्यादातर आसान चीज़ें ही चूज़ करते हैं जो उसमें कॉम्फर्ट हो, लेकिन पेरेंट्स के हिसाब से हम लोग को चाहिए कि उनको थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि वो तो कॉम्फर्ट में नहीं रहेंगे। आर्ट्स ले लेते हैं या साइंस लेंगे, टफ होगा मम्मी, थोड़ा हार्ड होगा मम्मी, बट आपको क्या मतलब हम लोग प्रेशर अगर डाल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी IQ लेवल क्या है, तो अगर वो बोले नहीं मम्मी मेरे को आर्ट्स लेना है आती, और मैं नहीं चाहूँगी कि मैं चाहूँगी या कॉमर्स लो या साइंस लो, तो फिर मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो मैं उसको प्रेशर कर रही हूँ या ठीक। इसमें मैम वही बात आ गई एक्सपेक्टेशंस की कि मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा हैवी चीज़ संभाल सकता है, बट बच्चा कह रहा है कि मैं इजी ले लूँ। 2-3 चीज़ें हैं इसमें, अगर कोई भी चीज़ एक आसान नहीं है, ठीक। आर्ट्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, मैं खुद आर्ट्स करके आगे बढ़ी हूँ, है ना, तो ऐसा भी नहीं है। और साइंस ऐसा नहीं कि मुश्किल है, बहुत सारे बच्चे ये साइंस पसंद करते हैं, तो आउट ऑफ पैशन वो इतना ग्रो कर जाते हैं। तो आसान और मुश्किल तो मेरे इंटरेस्ट में भी है ना। लेकिन मैं ज़्यादातर बच्चे कंफर्ट जोन वाला चीज़ें लेना चाहते हैं, वो उतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये आप ठीक है उनके तो मैं मतलब मेरे को नहीं समझ आता है साइकोलॉजिकल कि मेरी बच्ची वाकई में ऐसा चाहती है कि मैं कहीं को ज़्यादा प्रेशर तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे डिफरेंट होते हैं। ओके, हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, आपके बच्चे के अंदर ना ओवरऑल क्षमता बहुत अच्छी है, ठीक है, अकेडमिकली मत असेस करो सिर्फ कि पढ़ाई में वो अच्छा नहीं, उसके अंदर जो क्षमता है ना, मान लीजिए उसने एक ईजी सब्जेक्ट ले लिया, ड्राइंग ले लिया, चलो कि मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, ठीक, सिंपल आपके हिसाब से नजर में लगेगा तो बहुत आसान सब्जेक्ट ले लिया, साथ ही साथ बच्चों को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है क्षमता है ना, तो उनकी प्लेट भर दो थोड़ी सी और चीज़ों से कि तुम घर में ये भी करो और हमारे साथ यहाँ पे हेल्प करो या भाई को पढ़ाओ या ट्यूशन लो, तो उनका ओवरऑल एनर्जी और जो कैपेसिटी है ना, आप और एरियाज में यूटिलाइज करो और फिर देखो कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अकेडमिकली अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, बट उसमें तो और बहुत सारी चीज़ें वो हैंडल कर सकता है। तो स्किल्स की बात है बेसिकली, अकेडमिकली सिर्फ एसेस मत करो। थैंक यू सो मच। आई थिंक सवाल खत्म हो गए हमारे सबके, खेल खत्म नहीं हो गए टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक जैसे जैसे फ्यूचर की बात होती है, थैंक यू सो मच डॉक्टर कनिका, आई थिंक यू डिड वेरी वेरी वेल। इट्स अमेजिंग व्हेन आई वॉच दिस एंड आई सी दिस। आज से 10-20 साल पहले तक ये किसी स्कूल में नहीं होता था, हम स्कूल से निकले हैं। आई डोंट थिंक हम लोग सब लोग जो बैठे हैं, जितने भी जिस भी सन में हमने स्कूल पार करा होगा, आई डोंट थिंक कभी ये सेशन होता था। और सबसे बड़ी बात आई थिंक थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स, आप लोग आज यहाँ आए हैं, आप लोग की कमिटमेंट अपने बच्चों के प्रति कितनी है, आई थिंक आपके बच्चे देख सकते हैं। पेरेंट्स अगर आज यहाँ बैठे हैं स्कूल में टू अटेंड अ मेंटल हेल्थ फाउंडेशन क्लास विच स्पीक्स वॉल्यूम्स, आप लोग ऑलरेडी एक जनरेशन लाभ चुके हैं, आप लोग वो नहीं कर रहे हैं जो पुरानी जनरेशन ने करा, उनसे अच्छी चीज़ें देखते हैं। ऑब्वियसली आप लोग कुछ नया करने वाले हैं, बिकॉज लेट्स फेस इट, ये जनरेशन बहुत अलग है। सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, AI है, दुनिया में इतना कुछ है दैट दिस जनरेशन इज गेटिंग बॉम्बार्डेड विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हमारी प्रॉब्लम्स बहुत अलग थी, आप लोग की प्रॉब्लम्स बहुत अलग थी, हर जनरेशन की प्रॉब्लम अलग होती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को उस टाइम पे कोई प्रोफेशनल गाइडेंस देने वाला नहीं था। टुडे वी हैव इक्विप्ड टीचर्स, वी हैव स्कूल्स, आप स्कूल्स चुन रहे हैं ऐसे जो ये प्रोग्राम्स करा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, एंड आप ओपन हैं, आप लोग रोक नहीं रहे हैं, आप लोग हिस्सा कर रहे हैं। A huge round of applause to all the parents जो सब आए हैं। काफी क्या है मेंटल हेल्थ कुछ नहीं है, चलो चलो पेपर की तैयारी करो, सैटरडे और 4 घंटे पढ़ो, तुम्हें बस टाइम वेस्ट करना है, ये भी नहीं है उनके लोग, वो उनकी सोच है। एंड आई थिंक डॉक्टर कनिका, यू वर सो गुड, यू वर फैबुलस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो इंस्ट्रूमेंटल एंड फॉर हैंडलिंग एवरी क्वेश्चन। मतलब ये तो ये Charles otherwise, this is such an amazing thing which principal ma'am has done something, you know, this is her education, ये इनकी धरोहर है, ये इनका career है, and also इनका passion है, I think, which is the reason why she could do this so beautifully. And I'll just ask you, request you to take a seat. And thank you. Before we wrap this up, ma'am, no, you take the call now. Super.
Superb. We'll just request Principal Ma'am to come and share her thoughts. How was the session, ma'am? It was quite intense, it was beautiful, and it was very, very productive. So, thank you, Rakesh ji. Thank you, Arjun Swati. Thank you, Dr. Kanika. Thank you, Samriti ji. And yes, thank you to your parents, teachers, students. Class लगेगी, बच्चों की तो रोज लगती है. टीचर्स भी जब स्टाफ मीटिंग में आते हैं तो लगती है किसी एक्सटेंट तक. पेरेंट्स की क्लास आज लगेगी. And parents, the best thing or the best realization would have been that अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे इंडिविजुअल बनने के लिए कोई गोली नहीं है जो खा ले, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जो फॉलो कर ले. The times are becoming different every day. In fact, our methodologies of teaching that we were practicing 10 years before, we cannot do that now. In fact, since last year we have brought in so many changes. And जो आशीर्वाद आपको मिलता था ना जब आप छोटे थे, बेटा तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, वो अब आप इनको नहीं देते because you know the variety of jobs which are available. So I have a few requests, and this is again to the parents. One request I have to the students also. To the parents, yes, the times are changing, and do not burden the students with your own expectations. It is important because, like Dr. Kanika also said, every child is an individual. He has his own wants, needs, and Bhagavad Gita में लिखा है कि सबके कर्म जो है वो किसी ना किसी से कनेक्टेड है, सिर्फ आपसे नहीं है क्योंकि आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स या गार्जियंस हैं. तो उसका जो भी रोल है इस वर्ल्ड में वो प्ले करेगा. आप चिंता करो तो भी करेगा, आप ना चिंता करो तो भी वो रोल को प्ले करेगा. So stop being too stressed about how your child is performing. The second request is that in the name of freedom, do not allow your child to choose everything. नहीं बच्चे तुम बताओ, अभी कौन सा वीडियो गेम खेलना चाहते हो? 15 मिनट नहीं, आप हाफ एन आवर खेलो ना. मेरा बेटा, प्यारा बेटा, मैं कल रात को लेट आई थी ना पार्टी से, कोई बात नहीं, अभी मैं पिज्जा बनवा के देती हूँ. No, that's wrong freedom. That's freedom which has long-term harmful repercussions. And this freedom that you choose your career, and now this is continuation, the request goes to the parent, to the students also. Do not think that your parents are the people you are not going to listen to. It is important to listen to them because they have something that you don't, and that is experience. So if they are able to tell you that, look, this field is better than this field, listen to them. And at the same time, parents don't give them too much freedom. Probably, don't let them know that this is the whole garden, you choose the flower. Let them know 1, 2, 3. These are the choices, now you choose. That would be a better option. And dear students, have full faith in your parents. Be thankful to them. They brought you into this world. They selected this school for you. And the school today is very grateful to the Rotary Club and to Red FM. I didn't know that it was not only songs, it was such an important topic that you've raised today. And many parents, I guess, these questions, dear parents, you probably could not even ask during the PTMs. And I was pleasantly surprised at the kind of questions, and all the students who are listening to those questions, you should realize how worried your parents are. So it's not one individual against the other, it's the whole ecosystem that should grow together. And whoever helps us to stabilize ourselves in that ecosystem should always be
like we should always be thankful to those people. And that is why I said today, my gratitude to Red FM, my gratitude to Rakesh ji, my gratitude to you, dear parents, because of whom this conversation became possible. And a huge round of applause to Principal Ma'am for giving this little sample space, ma'am, and getting the whole staff, all the teachers who are there, more than willing, I think, to make this happen. Anything that promotes good education, we are always ready for that. A great educationist. Thank you so much. It's such a pleasure to have principals like you. And let me tell you, you don't get principals like her. We've been going to so many schools to have someone with that kind of vision and that kind of worry. There's a worry for both the parents and the children. But usually principals result को लेके worried रहती हैं. They are not worried about the wholesome growth of the individual जो यहाँ से निकल रहा है. Also for the parents. Usually teachers or principals or school के लिए parents के ऊपर भी पेन डालना बहुत आसान होता है, But if she's asking you guys to take in charge and to be better individuals for your parents, I think that shows the kind of parent she herself is as a role model. So I think we do worry about results, but not just results with exams. We worry about the result of the life, how that child is going to be growing up, how he is going to grow up as an adult. Those are the results we are really worried about, and that is why we are working towards that. I think that is what sums up the core communication of the motto of the school, ma'am. Because ये बहुत कम जगह होता है जहाँ से हमने ये सोचा कि मेरा बच्चा इस स्कूल से बाहर निकल के कैसा इंसान बनेगा. I think ये सबसे ज़रूरी सवाल है जो हम लोग नहीं पूछते हैं. Thank you so much, Principal Ma'am. And before I just wrap up this session, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि this is something which my father used to say this to me and to everybody. सबके 100 में से 100 नहीं आ सकते हैं. It is impossible. हर बच्चे के 100 out of 100 नहीं आ सकते हैं. आप सबके जो भी कंसर्न्स हैं उनमें से सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछूंगी आप लोगों से. हम लोग भी तो नौकरियां कर रहे हैं ना. हर कोई CEO नहीं है. आप लोग स्कूल में टॉपर रहे होंगे, बहुत अच्छे नंबर लेकर आए होंगे. हर कोई प्रिंसिपल नहीं बना है. आप अपने ऑफिस में जहाँ काम कर रहे हो सबका सेम पे पैकेज नहीं है. आप लोग बहुत अच्छे होंगे. आपने बड़े फाइन बंदे से शादी करी होगी, बड़ी इंटेलिजेंट लेडी से शादी करी होगी, बहुत ही अपने ज़माने में टॉपर थी मैं. बट हम वो इंडिविजुअल होकर बड़े होकर कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. उसमें हम लोग को ये समझ में आना चाहिए what ma'am just said very beautifully, जो गीता में लिखा है, जो आपका कर्म है वो आप करोगे. जो आपको मिलना है, आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए, पेरेंट्स की मेहनत पूरी होनी चाहिए, वो फल मिलेगा ही मिलेगा. बट एक बार प्यारा सा बात है आपका जहाँ पे शी was talking about the capability of my child. मुझे लगता है push the child. See, वो खरा उतरता है, नहीं उतरता है तो वहीं पर फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ पेरेंट टू स्टैंड एज अ शोल्डर एंड सपोर्ट कि मुझे लगा यू विल एबल टू डू इट, बट उसमें कहीं वो बिखर ना जाए बच्चा आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने में. बिकॉज गॉड नोज वी ऑल्सो एज वी ग्रो अप एज एडल्ट्स इन आवर लाइव्स हम लोग भी फिगर आउट कर रहे हैं कैसे करना है, हाउ टू लिव दिस लाइफ. एट द एंड ऑफ द डे यू गाइस आर नॉट नाउ रिमेंबरिंग आपके खुद के नंबर, यू गाइस आर स्टिल फिगरिंग आउट कि हमको ये लाइफ कैसे जीनी है along with other things. Along with which, of course, education is important, and I think this is the reason why Red FM wanted to do class लगेगी, but it's for parents की. Thank you so much on behalf of the entire Red FM team, Mental Health Foundation, Vidya, Eames, Rakesh ji, and of course, ML Khanna TAV Public School. We thank every one of you for making this session so successful. Thank you to all the teachers here also. Thank you so much. Thank you, Team Red FM. Thank you, Mental Health Foundation.